नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। हिंदुस्तान के इतिहास का वह काला दिन जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हिंदुस्तान में आज़ादी के दीवाने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए लगे हुए थे अपने मुहिम में, और अंग्रेज अपनी हरकतों से अलग अलग प्रकार के हथकंडा अपना करके और देश में अधिक समय तक देश को गुलाम बनाने का प्रयत्न में लगे हुए। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक हिंदुस्तान के 13 लाख नौजवानों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इस मंशा के साथ साथ दिया कि वो आने वाले समय में हमारे ऊपर जुल्म और जाति कम करेंगे। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी अंग्रेजों ने अपने जुल्म और जाति को बढ़ाना जारी रखा। इसी क्रम में 19 मार्च सन 1919 को अंग्रेजों ने एक काला कानून लेकर के भारत में प्रवेश किया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वह रोलेट एक्ट जो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के किसी भी भारतीय को शक संदेह के आधार पर जेल में बंद किया जा सकता है। होता है ना, अगर उसे बंद कर दिया गया तो वह दलील भी नहीं दे सकता कि सर मैं इस काम को लिए क्यों जा रहा था, भीड़ पे क्यों था। कोई शिक्षित वकील भी नहीं रख सकता अपने पैरवी करने के लिए, और किसी कोर्ट में वह अपील भी नहीं कर सकता है। इस कानून को भारतीय राजनीति में गांधी जी का भी आगमन हो चुका था। साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे, उन्होंने इसे काला कानून कहा कि जो रोलेट एक्ट है यह काला कानून है। ये जो कानून है ये काला कानून है, और उसके विरोध में पूरे देश में 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की जाती है, और 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को बॉम्बे की जेल में बंद कर दिया जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इस आंदोलन का केंद्र पंजाब की धरती पर था, और पंजाब के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू को जेल में डाल दिया जाता है। बताया जाता है कि 9 अप्रैल को हल्की फुल्की झड़प भी होती है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के पास। उसमें 1-2 अंग्रेज घायल भी होते हैं, मृत्यु भी होती है। फिर बैसाखी का दिन आता है 13 अप्रैल को, जैसा कि पंजाब में बड़े धूमधाम से बैसाखी के पर्व को मनाया जाता है। चूँकि नई फसल का आगमन होता है और लोग बैसाखी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसी दिन स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों हजार श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है, और रोलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब के नेता जेल में बंद होते हैं, उनके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग, जो अमृतसर से नज़दीक में ही है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं कि इस तरह के काला कानून का विरोध करने के लिए। और एक आम सभा रहती है, लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, औरतें रहती हैं, वृद्ध रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, जो उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि सभा होती है। इस सभा की भनक
चूँकि ओ डायर पंजाब प्रांत का जो है कि आप समझे चीफ रहता है, और उसने आर डायर को अमृतसर की कमान सौंप देता है कि आप जाओ और वहाँ पर जो है कि वो करो। जलियांवाला बाग में सभा की ही खबर अपने ही देश के एक गद्दार सराज नामक व्यक्ति ने इसकी खबर दे दिया। 12:40 पर आर डायर को इसकी खबर लगती है और अपने 90 सैनिकों को दल बल के साथ जो गोरखा रेजिमेंट के रहते हैं उनको ले करके जो है कि जलियांवाला बाग की तरफ कूच कर जाता है और 5:30 बजे पहुंचता है। जिस समय सभा अपनी समाप्ति की ओर होता है, जलियांवाला बाग में 3 तरफ से चारदीवारी होती है। एक तरफ से छोटा सा गेट होता है जिससे लोग प्रवेश करते हैं, जाकर के गेट पर खड़ा हो जाता है और बिना किसी निर्देश के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी को चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे देता है। हालांकि जब वो पहुंचता है तो भाषण देने वाले नेताओं ने मंच से आह्वान करते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, ये आम सभा है। गोलियों की तड़तड़ाहट करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियों की फायर होती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। दीवार की ऊंचाई, चारदीवार की ऊंचाई 10 फीट ऊंची होती है। कुछ लोग दीवार पर भी चढ़ने का प्रयास करते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि जलियांवाला बाग में एक कुआं होता है, उस कुएं में लोग कूद करके अपनी जान को बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाते। अंग्रेजों ने इस कमेटी को जांच करने के लिए जब इसकी खबर अगले दिन लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं तो पूरा विश्व सन्न रह जाता है। भारत के नेताओं को के दबाव में जब इसके लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है तो अंग्रेजों ने एक हंटर आयोग बनाया और हंटर आयोग जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज शामिल होते हैं, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट जारी करता है कि जो ओ डायर ने आदेश जारी किया था वो डायर इसका जो है कि दोषी नहीं है। बाद में कांग्रेस ने भारतीय मदन मोहन मालवीय की अगुवाई में एक अपनी कमेटी बनाती है जिसमें डायर को दोषी ठहराती है, लेकिन देश गुलाम है, क्या होना है। इस सारी खबर को, इस सारी घटना को वहां पर खड़ा एक 12 साल का लड़का जिसके नाम को उधम सिंह बताया जाता है, अपनी आंखों से देखता है, घायल हो जाता है, आंखों में आंसू है। हजारों हजार भारतीयों की लाशें उस बाग में बिखरी पड़ी हैं। पूरे अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कुछ लोग दवा के बगैर अपने दम को तोड़ देते हैं। अंग्रेजों ने अपनी कमेटी में 379 लोगों को ही बाद में दबाव पर मानते हैं कि 379 लोगों की इस घटना में जान गई है, लेकिन बताया जाता है कि हजारों लोग की जान चली जाती है
और 2000 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। सीने में दर्द है उस लड़के की कि आज हिंदुस्तान गुलाम है और इस गुलामियों की जंजीरों को तोड़ना है। कसम खाता है उसी जगह पर कि जिसने हिंदुस्तान में भारत माँ को दागदार किया है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और उसका बदला उसने 21 साल बाद जाकर के लंदन में, 21 साल बाद 1940 में जाकर के लंदन में डायर को मार करके लेता है। उस बहादुर की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। एपिसोड 2 में उधम सिंह के बारे में, जिसने अपने सर पे केसरिया कफन बांधा और अंग्रेजों को यह चुनौती दिया कि हमारे देश को गुलाम जरूर कर सकते हो, लेकिन हमारी भावनाओं को गुलाम नहीं कर सकते हो, हमारी भारत माँ को दागदार नहीं कर सकते हो। और 21 साल तक अपने सीने में प्रतिशोध लिया रहा वो लड़का, और 19